आज है और 3 जुलाई का हमारा एक ऐतिहासिक महत्व भी है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले साहब ने अपना दूसरा स्कूल 3 जुलाई 1851 को स्टार्ट किया था, खासतौर पर जैसे तो अपने सभी नायक नायिकाओं को नमन करते हुए मंच पर आसीन मेरे सभी अग्रज, शिक्षा का वास्तव में क्या गुणगान किया जाए और खास तौर पे जो पिछले 70 साल में इस देश के अंदर चमत्कार हुआ है उसको देखते हुए शिक्षा के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा। 70-75 साल में चमत्कार की जो हम बात कर रहे हैं वो चमत्कार वास्तव में जो हमारे महापुरुषों का आंदोलन है, जिसकी वजह से देश के अंदर एक लोकतांत्रिक संविधान बना जिसमें सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा लेने का अधिकार उपलब्ध हुआ और जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, रहने के लिए कोई छत नहीं थी, उन लोगों की पिछले 70 साल में पूरी तरीके से काया पलट हो गई। कुछ भी नहीं था उनके पास, ना हथियार थे, ना संपत्ति थी, ना उनके पास सम्मान था, लेकिन जो ये आंदोलन चला उस आंदोलन की वजह से जो मजबूत हमारा संविधान बना, बाबा साहब और सभी हमारे नायक नायिकाओं ने जो अपना बलिदान दिया, उसकी वजह से इस देश को हम आज देश कह सकते हैं। अदरवाइज तो ये कुछ चंद लोगों के हाथ में, चंद गैंग्स जिनको आप कहें, गिरोह कहें, उनके हाथ में एक कॉलोनी के रूप में इसको आप कह सकते हैं, ये उनका साम्राज्य था। लेकिन आज वो साम्राज्य तहस नहस हो गया है। कम से कम 3 करोड़ परिवार तो देश के अंदर ऐसे हैं। 3 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है। उन 3 करोड़ में आप मान लें कि 3-3, 4-4 लोग भी होंगे और ये पिछले 2-3 पीढ़ियों से चल रहा है। मैं आज की बात कर रहा हूं। 3 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी की मैं बात कर रहा हूं। और बहुत सारे लोग रिटायर भी हो गए, तो लगता है कि 5 करोड़ के आसपास ऐसे परिवार होंगे। 5 करोड़ को 5 गुने से आप कीजिए, 25 करोड़ तो बिल्कुल इंसानों की जिंदगी जीने लगे। लेकिन 125 करोड़ में से 25 करोड़ कोई खास नहीं। काम बहुत बड़ा है, उद्देश्य बहुत महान है, उद्देश्य बहुत बड़ा है। इसलिए ये जो 25 करोड़ लोग हैं, ये 25 करोड़ लोग कौन है? ये 25 करोड़ लोग वो हैं जिन लोगों को सावित्रीबाई फुले से लेके बाबा साहब, मान्यवर कांसीराम साहब तक के संघर्ष की वजह से अच्छी जिंदगी, सम्मानजनक जिंदगी जीने का अवसर मिला है। मेरे बाप दादाओं ने, नाना नानियों ने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा संघर्ष किया, बहुत ज्यादा बलिदान किया, लेकिन वो इतना अच्छा जीवन नहीं जी पाए, इतना अच्छा खाना नहीं खा पाए। जिंदगी लगभग पूरी की पूरी किसी तरीके से गुजार दी, जानवरों से भी बदतर जिंदगी उन्होंने गुजार दी, उतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी। तो मैं तो उनके बराबर कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा हूं, तो फिर उनको क्यों नहीं इस तरह की सम्मानजनक जिंदगी मिली? हम लोगों को क्यों ये सम्मानजनक जिंदगी मिली? क्यों? क्योंकि उस समय पे व्यवस्था जालिम थी, उस समय पे व्यवस्था बहुत खूंखार थी, उस समय पे व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से जातिवाद के चंगुल में थी। इसलिए जितनी ज्यादा आप मेहनत करते थे, जितने ज्यादा आप ईमानदार थे, आपके ऊपर उतना ही ज्यादा अत्याचार था। क्यों? क्योंकि आप अपने हक के लिए बात नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारे कुछ लोगों को ये बात समझ में आ गई और ज्योतिबा फुले साहब से लेके फिर एक शिक्षा की और एक समाज परिवर्तन की लड़ाई चलने लगी। उस सारी की सारी व्यवस्था में जब पूरे देश के अंदर, देश में कोई ऐसा राज्य नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पे ये संघर्ष 200 साल तक ना चला हो, हर जगह चला, हर स्टेट के अंदर चला। आज जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये जगह बाबा कुशियाल नाथ जी गुरु घासीदास साहब के संपर्क के रहे हैं। गुरु घासीदास जो 1830
1840-1820 का जो समय है, और पूरा मध्य भारत में उनका बहुत बड़ा आंदोलन था, सतनामी आंदोलन जिसको आप कहते हैं। तो मतलब पूरे देश में उस तरीके से कहीं ना कहीं चीजें हो रही थी और लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया। इसमें बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, सब लोग कहते हैं, लेकिन ये जो संघर्ष था, इस संघर्ष में हमारे जो खुद के अपने बाप दादा हैं, नाना नानियां सब हैं, उन लोगों का भी खून पसीना लगा है, लेकिन उनका नाम कोई जानता नहीं, उनका नाम कोई उस तरीके से नहीं पहचानता। चंद नाम, 100-200 नाम हम जान रहे हैं, लेकिन इन कई पीढ़ियों ने, 4-6-10 पीढ़ियों ने अपनी पूरी ताकत लगा के देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया 26 जनवरी 1950। वो उनके सामूहिक बलिदान का परिणाम था, और उस सामूहिक बलिदान के परिणाम स्वरूप हम लोग आज खुशहाल हैं, हम लोग आज अच्छे से जीवन को जी रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 25 करोड़ ये लोग, तो हमें लेकिन 25 करोड़ तक तो रुकना नहीं है। इस देश के अंदर तो अब लगभग 150 करोड़ के आसपास लोग हैं। उस 150 करोड़ में से 15-20 करोड़ आप मान सकते हैं जो पूरा मजा ले रहे हैं जिंदगी से, जिनके हाथ में व्यवस्था की हर चीज है। लेकिन उन 15-20 करोड़ की हम बात नहीं कर रहे। लगभग 100 करोड़ लोग और ऐसे हैं जिनकी तरफ हाथ बढ़ाने की जरूरत है, और ये काम सबसे अच्छा जिनको रिजर्वेशन का फायदा मिला है, जिनको किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा मिला है, उन सब लोगों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बाकी साथियों को आगे बढ़ाएं, पहले अपने परिवार के, अपने नाते रिश्तेदारों, अपने गांव, अपने अड़ोस पड़ोस के जो भी जरूरतमंद साथी हैं उनके बारे में थोड़ा फिक्र करें, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और जैसे ही आपके पास संसाधन आते हैं, जैसे ही आपके पास समय आता है, तो फिर अपने दायरे को आगे बढ़ाएं, अपने दायरे को आगे लेके जाएं। कहने का मतलब यह है कि जो खून पसीने की कमाई का कर्ज हमारे ऊपर है, ज्योतिबा फूले भी अपनी संतान पैदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी संतान पैदा नहीं की। बाबा साहब भी अपनी संतानों को बहुत बढ़िया शिक्षा देके विदेशों में सेटल करा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, पूरे देश का मामला था, इसलिए हम वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। हमसे मतलब मैं वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर मेरा घर इतना खूबसूरत है तो फिर ये जगह इतनी खूबसूरत क्यों नहीं? मतलब है तो ये बहुत बढ़िया। मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूं। हमारे जो शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, हमारे यहाँ और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, या स्कूल चल रहे हैं, या छोटे मोटे प्रयास हो रहे हैं, वो इतने बढ़िया क्यों नहीं है? वो इतने बढ़िया इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अपनी सारी एनर्जी अपने परिवार को संचित करने में लगा दी। बाबा साहब को भी इतना होशियार हो जाना चाहिए था। अगर हम ये कहते हैं ना, मेरा परिवार मेरी दुनिया, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं समझता हूं कि 3, 4, 5 लोगों तक अपने आप को सीमित करके रखना समाज के साथ अन्याय है, मानवता के साथ अन्याय है। क्यों? क्योंकि हमारी क्षमता बहुत ज्यादा है, हम उनको भी बहुत अच्छे से रख सकते हैं, 4, 6, 10 परिवार के सदस्यों को भी बहुत अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन बाकी का समय हम लगा सकते हैं बाकी भाइयों के साथ, बाकी बहनों के साथ, बाकी बच्चों के साथ, जो कि कहीं नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जितना हम क्षमता रखते हैं, जितनी हम ताकत रखते हैं। मुझे खुशी है कि मैं कुछ ऐसे साथियों से मिला जो अपना बहुत बड़ा हिस्सा समाज के लिए लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं समझता हूँ जितने भी साथी बैठे हुए हैं, सबके अंदर वो जज्बा है, सबके अंदर वो दर्द है। जिन लोगों को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, जो इधर साथी बैठे हुए हैं, कुछ इधर भी बैठे हुए हैं, सब लोग अपना तन मन धन लगा के इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, पे बैक टू सोसाइटी करने का प्रयास कर रहे हैं। पे बैक टू सोसाइटी का मतलब ही है कि हम अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना करें। मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि मैं 2 लोगों तक, 3 लोगों तक, 4 लोगों तक अपने आप को सीमित कर रहा। जिस दिन हम ये बात समझ लेंगे, जिस दिन हम ये संकल्प ले लेंगे, क्यों? क्योंकि सिर्फ संकल्प का ही अभाव है, अदरवाइज तो एक व्यक्ति ही पूरी दुनिया को बदलने में सक्षम है।
लेकिन अब तो बहुत बड़ी संख्या हो गई है, अब तो बहुत बड़ा तबका पैदा हो गया है। दो छोटी छोटी बातें कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जिम्मेदारी ये हम सबकी है, और बच्चे खासतौर पे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज आपके पास कोई बहाना नहीं है। आज आपके पास किसी भी तरह का आप बहाना नहीं बना सकते कि भाई हमें ये पता नहीं था, हमें वो पता नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। ऐसी कोई सुविधा पूरी दुनिया में नहीं है आज जो आपके हाथ में आने के लिए लालायित ना हो। आप जरा सा हाथ आगे बढ़ाएंगे, सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ। बस ये है कि अपने विजन को थोड़ा सा, मैं अभी एक भाई से बात कर रहा था, छोटे भाई कह रहे कि भाई पापा बताएंगे मुझे कि कहाँ पे एडमिशन लेना है 12th के बाद। पापा मिस्त्री का काम करते हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत मेहनत से उन्होंने बढ़ाया, लेकिन बेटा अब आपको देखना है आगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। 12th तो बहुत बड़ी डिग्री होती है, उसके बाद पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। बाबा साहब अकेले व्यक्ति थे, कहाँ से कहाँ पहुँच के क्या उन्होंने कर दिया। इसलिए जो छोटे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ संकल्प लें, और संकल्प लेके चीज़ों को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। जो चाहे वो आप कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ, एक एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ, वो ताकत रखता है कि ना सिर्फ अपने परिवार को, ना सिर्फ अपने गांव को, बल्कि देश और दुनिया को बदल सकता है। सैकड़ों उदाहरण इस तरह के हैं। दो छोटी छोटी बातें कहूँगा मैं बात। बाबा साहब ने 1943 या 44 के आसपास की ये बात है, लॉर्ड लिनलिथगो, जिनके समय पे बाबा साहब से मतलब ये कि 1942 में 8 अगस्त 1942 को बहुत लंबे समय बाद मतलब कई सौ साल बाद किसी अछूत समाज का व्यक्ति इस देश में कैबिनेट मिनिस्टर बना। वो एक्चुअली वायसराय काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर की पोस्ट होती है, 7 ही लोग होते हैं। तो ये 8 अगस्त शायद 8 ही अगस्त है 1942 को एक बहुत बड़ा काम हुआ, उस तरीके से वो बन गए। तो बाबा साहब ने वहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो उस समय पे इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को कुछ ग्रांट सरकार देती रही है। तो ग्रांट दे रही थी, बाबा साहब ने कहा कि भाई आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मतलब मदन मोहन मालवीय का मतलब घोर जातिवादी लोग, उस तरह के भाई वहाँ पे महिलाओं को तो अभी तक आसानी से पढ़ने की सुविधाएं नहीं थी, उस समय की तो बात ही छोड़ दी थी। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई आप इन लोगों को, जो कि पढ़े लिखे अघाए हुए लोग हैं, लाखों रुपया दे रहे हैं शिक्षा बढ़ाने के लिए, जो यहाँ का अछूत समाज है, जो यहाँ का शूद्र समाज है, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ कीजिए। तो लॉर्ड लिनलिथगो कहने लगे ठीक है, आप भी अपने लिए कुछ एक स्कूल बना लीजिए, कर लीजिए क्या। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे स्कूल नहीं बनाना। ये 1944 की 43 की बात, तो स्कूल नहीं बनाना। उस समय पे बाबा साहब कहते हैं कि वाइसराय साहब, आप ऐसा मानते हैं कि मैं 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूँ? देखा हाँ, 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूँ। जिस तरह की उनकी क्षमता थी, उन्होंने माना कि हाँ 500 ग्रेजुएट्स के बराबर। उन्होंने कहा कि अभी बहुत समय लगेगा देश के अंदर सबको कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए। फिलहाल ज़रूरत है कि हम ऐसे युवक और युवतियाँ पैदा करें, ऐसे योग्य उदाहरण बनाएं, एग्जाम्पल सेट करें, जो कि पूरे समाज की जिम्मेदारी ले सकें। उसी समय पे उन्होंने 15-16 लोगों को फिर विदेश शिक्षा के लिए भेजा, वायसराय से पैसा अरेंज करा के। वो दूसरी बात है कि वो सब मामला गारत हो गया। कहने का मतलब ये है कि हम में से हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो बैठा हुआ है, हम में से हर एक बच्चा जो बैठा हुआ है, वो 500 ग्रेजुएट के बराबर होने की क्षमता रखता है, अगर सोच। और फिर आप पूरा का पूरा सिस्टम बदल, पूरी की पूरी व्यवस्था बदल सकते हैं। आप लोगों को चाइनीज बम्बू का नाम सुना होगा, ये एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है उसके संदर्भ में छोटा सा उदाहरण। चाइनीज बम्बू जो है वो अपने आप में एक विलक्षण पेड़ है। कैसा विलक्षण पेड़ है? बच्चे खासतौर पे आप इस चीज़ को समझें कि जब इसके बीज को ज़मीन में लगाया जाता है, जब किसान इस बीज को लगाता है तो पानी डालना शुरू करता है, खाद देना शुरू करता है, उसकी देखभाल करना शुरू करता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि साल भर तक पता ही नहीं चलता है कि वो हो भी रहा है नहीं। लेकिन फिर दूसरी साल वो इसी काम को करता है, दूसरे साल भी पता नहीं चलता कि भाई पौधा उग रहा है नहीं हो रहा है, उसके अंदर कोई उपज आ रही है नहीं आ रही है, बीज सड़ तो नहीं गया।
इसी तरीके से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं साल तक उसको लगातार पानी देना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आपको कोई भी उसमें फूलन, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा निकलता है बाहर, कली अंकुर जो है नजर नहीं आता। 5 साल तक अंकुर नजर नहीं आता, लेकिन 5वीं साल वो अंकुर नजर आता है उसका। और ताज्जुब करेंगे आप कि 5 हफ्ते के अंदर 90 फीट तक बढ़ जाता है। 5 हफ्ते के अंदर 90 फीट। क्यों इतना टाइम क्यों लगाता है? एक्चुअली उसको 90 फीट ऊंचा जाना है। अगर 90 फीट आज ही निकल जाए 5 हफ्ते में तो क्या होगा? जरा सी हवा चलेगी तुरंत बह के गिर जाएगा एकदम। उसको नीचे जाना होता है, उसकी जड़ जो है 90 नहीं बल्कि 200 फीट तक नीचे जाती है, तब जाके वो 90 फीट ऊपर रुक पाता है। 5 साल वो जड़ मजबूत करता है। जब शिक्षा आप लेते हैं तो आप अपनी जड़ मजबूत करते हैं। एक बार आपने शिक्षा ले ली तो जिंदगी में कभी गिर नहीं सकते, कभी आपको कोई आंधी कोई तूफान रोक नहीं सकता। इस समाज का ये उदाहरण है कि इसने कमाल कर दिया है। ना सिर्फ जातिवाद को ध्वस्त कर दिया है, ना सिर्फ शोषण को समाप्त करने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है, बल्कि देश में लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ किसी जाति या धर्म के व्यक्ति के लिए बात नहीं कर रहा हूं, सबके लिए कर रहा हूं। सावित्रीबाई फूले जब पहला स्कूल खोलती हैं, जिसके लिए उनके ऊपर पत्थर और गोबर फेंके जाते हैं 1 जनवरी 1848 को, तो उसमें जो पहली 9 बच्चियां